हेलो फ्रेंड्स, अब हम रणथंभौर के चौहानों की शाखा में मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हमीर देव के बारे में जानेंगे, जिनके काल में राजस्थान का पहला साका होता है और एक बहुत ही भीषण युद्ध होता है हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। मित्रों, हमीर देव चौहान जो था वो शासक बनता है 1282 ईस्वी में और ये वाघ भट्ट का पुत्र था। मित्रों, बाघ भट्ट का पुत्र था, बाघ भट्ट का पुत्र था जैत्र सिंह, और ये जैत्र सिंह का पुत्र था मित्रों हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान को उसके पिता ने अपने जीवन काल में ही उसकी योग्यता को देखते हुए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। मित्रों, हमीर देव चौहान था भी इतना योग्य कि उसने 1282 ईस्वी में अपना राज्यारोहण उत्सव बनाया और चौहानों का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम शासक जो था वो हमीर देव चौहान था। रणथंभौर के चौहानों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक जो था वो हमीर देव चौहान था मित्रों, जिसके बारे में हमें नैनचंद सूरी कृत हमीर महाकाव्य इस ग्रंथ की रचना की है नैनचंद्र सूरी ने, नैनचंद्र सूरी। और मित्रों, इसके साथ साथ हमें सुरजन चरित्र, नैनचंद सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र, और मित्रों जोधराज कृत हमीर रासो, ये भी जोधराज की एक पुस्तक है जिसका नाम है हमीर रासो। इस हमीर रासो से भी हमें हमीर देव के बारे में पता चलता है। चंद्रशेखर ने भी इनके बारे में एक पुस्तक लिखी है, रणथंभौर के चौहानों के बारे में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हमीर हट। मित्रों, ये हमीर देव चौहान जो थे रणथंभौर के शासक जो थे और ये अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे। हमीर देव ने सिंहासन पर बैठते ही मित्रों साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और दिग्विजय की नीति अपनाते हुए साम्राज्य विस्तार का अपना अभियान शुरू किया। सबसे पहले मित्रों इन्होंने भीमरस के राजा को पराजित किया जिसका नाम था अर्जुन। ये भीमरस का राजा था, इसको पराजित किया और मांडलगढ़ नामक जगह से कर वसूल किया। मित्रों, उसने मांडलगढ़ से दक्षिण में अभियान करते हुए वहाँ के परमार शासक भोज को हराया। परमार शासक भोज ये दक्षिण का शासक था। इस शासक को हमीर देव चौहान ने पराजित किया और फिर दोबारा ये उत्तर की ओर मुड़ता है और यहाँ पर इसने चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, मित्रों ये वर्धनपुर जो है गुजरात में है, काठियावाड़ क्षेत्र में है, गुजरात के काठियावाड़ में, यहाँ पर हमीर देव चौहान ने अभियान किया। पुष्कर, चंपा होते हुए यह वापस रणथंभौर आता है और इतनी जगहों पर ये अपना अधिकार स्थापित करता है। रणथंभौर पहुंचकर मित्रों जब इसकी विजय हो गई तो इसने रणथंभौर पहुंचकर अपने विजय अभियान के उपलक्ष्य में कोटि यजन यज्ञ किया। मित्रों कोटि यजन यज्ञ, ये यज्ञ जो होता है मित्रों अश्वमेध यज्ञ जैसा ही होता है और इस यज्ञ का निर्देशन जो है वो हमीर देव चौहान के पुरोहित विश्वरूप ने किया। तो ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि हमीर देव चौहान ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में कौन सा यज्ञ किया, तो कोटि यजन यज्ञ किया, कोटि यजन। और इसने मित्रों जो इसका जो राज पुरोहित था जिसने ये यज्ञ करवाए तो उसका नाम था विश्वरूप। ये हमीर देव का राज पुरोहित था। मित्रों, हमीर देव चौहान ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े और मित्रों 16 युद्ध उसने जीते थे। इतना योग्य शासक था कि उसने 17 में से 16 युद्ध जीते थे और अंतिम युद्ध जो था उसका 17वां जो युद्ध था वो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, जिसकी सेना के साथ लड़ता हुआ वह वीर गति को प्राप्त हुआ। अब मित्रों जानते हैं हमीर देव चौहान और दिल्ली सल्तनत के बीच में वैमनस्य का क्या कारण था और किस कारण दिल्ली सल्तनत और हमीर देव चौहान के बीच में युद्ध हुआ। मित्रों 13 जून 1290 को दिल्ली सल्तनत में
तुर्कों को पतन करके वहाँ दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मित्रों, ये तुर्कों का यानी कि इससे पहले जो शासक होते हैं वो तुर्क होते हैं। दिल्ली की गद्दी पर तुर्कों का शासन होता है और 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बनता है। ये खिलजी वंश का प्रथम शासक होता है। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलना चाहता है। इसीलिए मित्रों अमीर खुसरो की खजाइन-उल-फतूह मित्रों खजाइन-उल-फतूह जो है ये अमीर खुसरो की पुस्तक है और ये हमें राजस्थान के इतिहास और दिल्ली सल्तनत के बारे में, स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी उपलब्ध करवाती है। तो मित्रों फिलहाल जलालुद्दीन खिलजी जो है 1291 में रणथंभौर की ओर रवाना होता है अमीर खुसरो के अनुसार। और जलालुद्दीन ने मित्रों झाइन की दुर्ग पर, जिसे वर्तमान में मित्रों छाण भी कहा जाता है, मित्रों ये जो झाइन का दुर्ग है ये रणथंभौर के दुर्ग की चाबी कहा जाता है। अब चाबी का मतलब क्या होता है कि जब तक इस झाइन के दुर्ग पर कब्जा ना हो तब तक रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार नहीं किया जा सकता। और इस झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मित्रों झाइन में हुए संघर्ष से एक काफ़ी भयानक संघर्ष होता है झाइन के दुर्ग को जीतने के लिए भी। इसमें हमीर देव का एक सेना नायक होता है जिसका नाम होता है गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी, ये गुरुदास सैनी किसका सेना नायक होता है? हमीर देव का। और ये मारा जाता है मित्रों। इसमें ये बात हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये गुरुदास सैनी जो होता है वो हमीर देव का सेना नायक होता है। और झाइन के संघर्ष में जब झाइन के दुर्ग को जीतने के लिए फिरोज खिलजी ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और हमीर देव की सेना के बीच संघर्ष होता है तो ये गुरुदास सैनी वहाँ मारा जाता है। मित्रों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी झाइन से रणथंभौर की ओर जब बढ़ता है तो हमीर देव क्या करता है, दुर्ग की ऐसी सुरक्षा कवच बना देता है कि काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद भी सुल्तान दुर्ग को भेदने में या उसके सुरक्षा कवच को भेदने में असफल होता है। और काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद भी सुल्तान को जब सफलता नहीं मिलती है तो वो दुर्ग पर से घेरा उठाने का निर्णय लेता है। लेकिन सुल्तान का एक सलाहकार होता है जिसका नाम होता है मलिक अहमद चाप। ये जो चाप है उसको घेरा नहीं उठाने का सलाह देता है सुल्तान को। लेकिन सुल्तान कहता है कि एक यहाँ पे एक कमेंट जो है सुल्तान द्वारा दिया जाता है, एक वक्तव्य है, वो कहता है कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर समझता हूँ। ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर समझता हूँ। तो मित्रों ये बात जो है जब हम देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की तो यहाँ ये बात सिद्ध होती है कि ये उस जो हमीर की जो मोर्चाबंदी थी, मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट नहीं कर पाया, नष्ट करने में असक्षम रहा। और यहाँ तो अंगूर खट्टे होने वाली बात जो है इसने कह दी और ये वहाँ से चला गया। और वास्तविकता तो ये थी कि ये इस जो हमीर देव का जो मजबूत मोर्चाबंदी थी उसको नष्ट करने में अक्षम रहा। 1291 में मित्रों जून 1291 में सुल्तान दुर्ग का घेरा वापस उठाकर दिल्ली की तरफ कूच करता है, दिल्ली की तरफ वापस चला जाता है, दुर्ग को नहीं जीत पाता है, रणथंभौर के दुर्ग को। 1296 ईस्वी में मित्रों क्या होता है, रणथंभौर का ये जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक है वो जलालुद्दीन का भतीजा और उसका दामाद जलालुद्दीन की हत्या कर वहाँ का शासक बन जाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है तो चौहानों की इस नवोदित शक्ति को सहन नहीं कर पाता और अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत मित्रों रणथंभौर को जीतने की योजना बनाने लगता है। रणथंभौर को जीतने की योजना बनाने लगता है। उस समय मित्रों दुर्ग पर आक्रमण करने का उसे एक बहाना भी मिल जाता है और इस बहाने के तहत वो रणथंभौर की अपनी आक्रमण करने की योजना है इसको अग्रसर करने लगता है। मित्रों हमीर महाकाव्य के अनुसार हम देखें, हमीर महाकाव्य के अनुसार
जो नैनचंद सूरी ने लिखी है। हमीर द्वारा मित्रों मंगोल शासकों को या मंगोल शासक मोहम्मद शाह को शरण देना भी अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण का एक मुख्य कारण माना जा सकता है। महाकाव्य के अनुसार मित्रों 1299 में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने उल्गू खां और नुसरत खां को गुजरात विजय करने के लिए भेजा। जब वे गुजरात अभियान करके वापस लौट रहे थे और दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में जालोर नामक स्थान पर राजस्थान के जालोर जिले के पास इनकी आपस में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा किस बात को होता है मित्रों? लूट के माल को लेकर नव मुस्लिम जाति जो भारत में पहले से बसे हुए मंगोल जाति के लोग जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था उनको नव मुस्लिम कहा गया था और ये सल्तनत काल में भारत में आकर बस गए थे मित्रों। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इनके बीच और शाही सेना के बीच युद्ध में जो लूट का माल होता है उसको लेकर झगड़ा हो जाता है जालौर के पास और मंगोल शासक मोहम्मद शाह और केबरू नामक दो व्यक्ति जो है वो लूट का माल लेकर भाग जाते हैं वहाँ से और रणथंभौर के शासक हमीर देव के पास शरण ले लेते हैं। अलाउद्दीन क्या होता है कि हमीर से युद्ध से भागकर गए हुए जो उसके मंगोल शासक मोहम्मद शाह और केबरू की मांग करता है कि ये जो विद्रोही हैं उसको लौटा दिया जाए अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन हमीर देव जो शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर देता है। मित्रों आप तो जानते ही हैं कि राजपूत जो है वो हमेशा में ही शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो यहाँ हमीर देव जो है अपनी इसी कर्तव्य को निभाते हुए और शरणागत की रक्षा की कर्तव्य में इनको देने से इनकार कर देता है मोहम्मद शाह को और केबरू को। अलाउद्दीन खिलजी मित्रों इसी बात से क्रोधित हो जाता है और रणथंभौर पर आक्रमण करने की योजना बनाता है या रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दे देता है। मित्रों इसी बात को अगर हम चंद्रशेखर की हमीर हट में देखें तो हमीर हट नामक पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है मंगोल मोहम्मद शाह व अलाउद्दीन खिलजी की मराठा पत्नी जिसका नाम होता है चिमाता बेगम या चिमाता बानो, इन दोनों के बीच में मित्रों प्रेम प्रसंग बताया गया है किस बुक में? चंद्रशेखर की हमीर हट में। और जब ये दोनों प्रेम चल रहा होता है तो ये अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध या उसको मारने का षड्यंत्र बनाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र बनाते हैं दोनों मिलकर और जब अलाउद्दीन खिलजी को षड्यंत्र का पता चलता है तो वो मंगोल शासक महमूद को मोहम्मद या इसको महमूद शाह भी कहते हैं और मित्रों मोहम्मद शाह भी कहते हैं। अब ये मोहम्मद शाह को गिरफ्तार या बंदी बनाने के लिए सैनिक भेजता है, लेकिन मंगोल मोहम्मद शाह वहाँ से भागकर हमीर देव के पास चला जाता है रणथंभौर में और वहाँ शरण ले लेता है। अब मित्रों वही बात सामने आती है कि जब हमीर से अलाउद्दीन खिलजी सेनापति की मांग करता है तो हमीर इसे लौटाने से मना कर देता है। मित्रों चाहे चंद्रशेखर का हमीर हट हो या नैनचंद सूरी की हो बुक हमीर महाकाव्य, दोनों में बात एक ही पॉइंट पर आकर रुकती है कि शरणागत जो है उसकी शरणागत की रक्षा करने का जो वचन है वो राजपूतों द्वारा लिया गया था और शरणागत की रक्षा करना ये अपना फर्ज समझते थे राजपूत। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के शासक हमीर देव के बीच में युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं। मित्रों कारण चाहे जो भी रहा हो लेकिन वास्तविकता तो इधर हमीर अपनी शक्ति से साम्राज्य को बढ़ा रहा था और उधर जो दिल्ली सल्तनत थी वो उसकी आंखों में अलाउद्दीन खिलजी की आंखों में हमीर की शक्ति जो है वो कांटों की तरह चुभ रही थी। वो तो संपूर्ण भारत को अपने अधीन करने के सपने देख रहा था तो उसे हमीर देव की शक्ति कैसे सुहाती भला, इसीलिए दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रों 1299 के अंत की बात है मित्रों, उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में इसके दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, उल्गू खां और नुसरत खां। इन दोनों को शाही सेना के साथ रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया।
रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी कहलाना वाला दुर्ग झाइन का दुर्ग मित्रों मैंने अभी बताया, उस पर आक्रमण किया इन्होंने। और हमीर देव उस समय कोटि यजन यज्ञ को समाप्त कर मुनि व्रत धारण किए हुए था मित्रों, मुनि व्रत। और हमीर देव ने अपने 2 सैनिक अधिकारी जिनका नाम था भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह, ये दोनों सैनिक अधिकारियों को युद्ध में शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेज दिया। दोनों ने तुर्क सेना को बुरी तरह पराजित किया। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर लौट ही पड़े थे कि भीम सिंह और धर्म सिंह जब रणथंभौर दुर्ग के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना वापस आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। अब मित्रों क्या हुआ कि भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर स्वयं वापस शत्रु का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गए। भीम सिंह वापस रवाना हो गया, धर्म सिंह को रणथंभौर भेज दिया। इस बार उल्गू खां ने मित्रों राजपूतों की सेना को पराजित कर दिया। इस बार राजपूतों की सेना पराजित हो गई। इससे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्गू खां से पराजित हो गई, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्गू खां से। अब मित्रों क्या होता है कि अब सेना को पराजित कर दिया उल्गू खां ने, और जिससे भीम सिंह जो था वो लड़ता हुआ वहाँ पर मारा गया, क्योंकि धर्म सिंह तो रणथंभौर चला गया था वापस, और भीम सिंह जो है यहाँ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया जब दूसरी बार राजपूत सेना का युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ। उल्गू खां जो था रणथंभौर की ओर नहीं बढ़कर वापस मिर्ग खां और नुसरत खां अपने 2 सेनापति जो उसके थे उनके साथ एक बहुत बड़ी सेना देकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मित्रों जब ये दुर्ग का घेरा डाल रहे थे नुसरत खां और उलग खां, तो दुर्ग से आए हुए एक गोले से नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है, नुसरत खां। तो मित्रों यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि रणथंभौर अभियान के दौरान कौन सा जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो नुसरत खां था। और मित्रों जब इस बात का तुर्की सेना को पता चला तो नुसरत खां की मृत्यु के बारे में जब तुर्की सेना को पता चला तो जो तुर्की सेना थी वो भागने लगी। मित्रों तुर्की सेना की हालत ख़राब हो गई, और इसे देखकर उलुग खां जो था उसने सुल्तान के पास अलाउद्दीन खिलजी के पास ये संदेश भेजा कि वह नुसरत खां जो है अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और सेना जो है बड़ी सेना या अधिक सेना भिजवाने का आप मेरी सहायता करें, अधिक सेना भिजवाएं, युद्ध के लिए और अधिक सेना की आवश्यकता है। अलाउद्दीन खिलजी तो इस समाचार को जब प्राप्त करता है तो वो स्थिति की गंभीरता को समझ जाता है, और मित्रों एक बड़ी सेना लेकर और स्वयं रणथंभौर की युद्ध के लिए आ पहुँचता है। रणथंभौर पहुंचकर मित्रों वो रणथंभौर दुर्ग का घेरा डालता है। काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक ये घेरा चलता रहता है। वर्षा ऋतु जब निकट आने लगती है तो मित्रों इसको रणथंभौर में जब ये बैठा होता है घेरा डालकर, तो दिल्ली और अवध में क्या होता है विद्रोह उत्पन्न हो जाता है सुल्तान के खिलाफ। तो सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी होता है बहुत चिंता में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए और कैसे राजपूतों को हराया जाए। दुर्ग की घेराबंदी करते करते इतना वक्त लग जाता है। तब मित्रों ये जो काफ़ी छल कपट का सहारा लेता है अलाउद्दीन खिलजी जो है इस युद्ध को जीतने के लिए छल कपट का सहारा लेता है। मित्रों छल कपट कैसे करता है, तो मित्रों छल कपट से विजय प्राप्त करने के लिए ये हमीर देव के पास एक संदेश भिजवा देता है कि वह अब अलाउद्दीन खिलजी जो है हमीर देव से अब मित्रता करना चाहता है, संधि करना चाहता है। मित्रों हमीर देव के पास जब ये संदेश पहुंचता है तो वो अपने 2 सेनापति जिनका नाम होता है रणमल और रतिपाल, इन दोनों सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में भेज देता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है इन रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है। मित्रों रणमल और रतिपाल थोड़ी सी लालच के कारण, एक दुर्ग के लालच के कारण अपने जो राजा होता है, अपना जो शासक होता है हमीर देव, उससे धोखाधड़ी करने को तैयार हो जाते हैं, देशद्रोह करने को तैयार हो जाते हैं, विश्वासघात करते हैं और रणथंभौर दुर्ग के गुप्त मार्ग जो होते हैं
उसकी गुप्त मार्गों की सूचना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को दे देते हैं। इन रनिमल और रतिपाल की विश्वासघात के कारण ही जो तुर्की सेना होती है गुप्त मार्गों से दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। मित्रों, कुछ इतिहासकार जो होते हैं वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों द्वारा लगभग 1 वर्ष तक दुर्ग की घेराबंदी की गई, और 1 वर्ष जब किसी भी दुर्ग की घेराबंदी की जाती है तो दुर्ग के अंदर मित्रों पीने के पानी, अनाज और ज़रूरी आवश्यक की जो वस्तुएं होती हैं उन सब की कमी आ जाती है। मित्रों, ये कहना है अमीर खुसरो का, क्योंकि रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी वहाँ मौजूद था। अमीर खुसरो ने इस बात की पुष्टि की कि सोने के 2 दानों के भाव में अनाज का 1 दाना मिल रहा था। सोने के 2 दानों के अभाव में सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना नसीब हो रहा था। दुर्ग में जो इतना अभाव हो गया था अनाज का। इस स्थिति में हमीरदेव ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझा और दुर्ग का जो गेट है वो खोलकर बाहर आने का निश्चय किया और दुश्मन का सामना करने का निश्चय किया। मित्रों, और सामने से मुसलमानों पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मित्रों, आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने रंग देवी, हमीरदेव की रानी रंग देवी और उनकी पुत्री थी जिनका नाम था पद्मला। रानी का क्या नाम था? रंग देवी, और इनकी जो पुत्री थी इनका नाम था पद्मला। इनके नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जल जौहर कर लिया, एक तालाब में, कुएं में कूद गई और अपनी प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद मित्रों राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर और तुर्कों की सेना का सामना किया, वीरता से सामना किया। दुर्ग के फाटक खोलकर दुर्ग के गेट खोल दिए और दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ। मित्रों, हमीरदेव जो था वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। मित्रों, ये जो सारी घटना है राजस्थान के इतिहास में इसे क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से इसे साका कहा जाता है। ये रणथंभौर का जो ये साका है राजस्थान के इतिहास का पहला साका माना जाता है। मित्रों, इस साके की जो तिथि या जो सन है वो है 1301। ये साका कब होता है मित्रों? 11 जुलाई 1301 को एक ये साका होता है। साके में मित्रों जौहर और केसरिया दोनों चीज़ें सम्मिलित होती है। जौहर जो राजपूत स्त्रियों द्वारा किया जाता है और केसरिया जो होता है वो राजपूत जो सैनिक होते हैं उनके द्वारा केसरिया बाना पहनकर शत्रु का वीरतापूर्वक सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त करना केसरिया कहलाता है। मित्रों, अब हम जानते हैं कि मित्रों 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर के दुर्ग पर या रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो जाता है। हमीरदेव की जो विश्वासघाती जो 2 सेनापति होते हैं रणमल और रतिपाल, उनके जब वो अलाउद्दीन खिलजी के पास उनको लाया जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी उनको रणथंभौर का दुर्ग ना देकर यह कहते हुए कि जो अपने राजा के साथ विश्वासघात करे, अपने राजा के प्रति निष्ठावान नहीं हुए तो वो भविष्य में मेरे प्रति कैसे स्वामी भक्ति रखेंगे या उनसे स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल दोनों को क्या किया? इसने मरवा दिया। मित्रों, रणमल और रतिपाल को उनके विश्वासघात का दंड मिल गया, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब बारी आई मोहम्मद शाह की। मित्रों, ये मोहम्मद शाह वही था जो अलाउद्दीन खिलजी से दगा करके और हमीर की शरण में आया था, और हमीर जो है इसी शरण में आए हुए की रक्षा करने की अपनी हट तो जो थी और राजपूतों का जो धर्म मानते थे वो शरणागत में रक्षा करते हुए निभाते अपने प्राणों को वीरतापूर्वक उसने त्याग दिया था, वीरतापूर्वक जो खो दिया था अपनी इस शपथ को पूरा करते करते इसी मोहम्मद शाह के कारण जो है हमीर वीरगति को प्राप्त हुआ था। मित्रों, मोहम्मद शाह को जब अलाउद्दीन खिलजी के पास लाया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को कहा कि यदि मैं
तुम्हारा इलाज करवा दूँ। ये मोहम्मद शाह जो था वो युद्ध में लड़ता हुआ घायल हो गया था बुरी तरह से, इसके शरीर पर बहुत सारे घाव हो गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इससे कहा, यदि मैं तुम्हारा इलाज करवा दूँ, तुम्हारा उपचार करवा दूँ, तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? तो मोहम्मद शाह ने उत्तर दिया कि यदि मैं ठीक हो गया तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा और दूसरा हमीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाऊंगा। इस उत्तर से मित्रों अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है वो, और मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों तले को चलवाकर मार डालता है। मित्रों रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था, जो बहुत अच्छे इतिहासकार हैं। इनकी पुस्तकें जिसे खजाइन उल फतूह जो है, इसमें राजस्थान के इतिहास और दिल्ली सल्तनत की बहुत ही बढ़िया जानकारी हमें मिलती है। तो मित्रों अमीर खुसरो नामक विद्वान भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे रणथंभौर के युद्ध में। मित्रों अमीर खुसरो ने रणथंभौर के युद्ध में विजय के बाद कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का घर इस्लाम का गढ़ हो गया। तो मित्रों ये जो अमीर खुसरो के जो वक्तव्य है, उनकी ये जो बात है, ये परीक्षा में पूछी जाती है कि ये जो बात है किसके द्वारा कही गई। तो ये कही गई अमीर खुसरो के द्वारा। और रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी का जो 1301 का रणथंभौर अभियान था, उसके दौरान अमीर खुसरो के द्वारा ये बात कही गई। मित्रों हमीर देव चौहान जो था वो अपनी हट के लिए काफ़ी विश्व में प्रसिद्ध हुआ, और उसकी हट क्या थी कि शरणागत में आए हुए व्यक्ति को वापस नहीं लौटाना। उसके लिए उसने इसी हट को पूरा करने के लिए उसे अपने पूरे परिवार की ही बलि देनी पड़ी, और उसने इस हट को अपने निभाया। मित्रों हमीर देव के बारे में कहा गया है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मित्रों इसका मतलब यही होता है, संक्षिप्त में कहा जाए कि हमीर देव ने मरते दम तक अपने हट को नहीं छोड़ा। मित्रों हमीर देव के हट को इस दोहे में उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। हमीर देव ने अपने पिता मित्रों जय सिंह की कीर्ति को बनाए रखने के लिए, जय सिंह की जो 32 वर्षों का शासन था उसे यादगार बनाने के लिए मित्रों रणथंभौर के दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई। मित्रों इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। 32 खंभों की छतरी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और मित्रों किसके द्वारा बनाई गई? हमीर देव चौहान के द्वारा बनाई गई। हमीर देव ने मित्रों इनकी जो पुत्री थी जिनका नाम पद्मला था, पद्मला के लिए या पद्मला के नाम पर इन्होंने रणथंभौर के दुर्ग में पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। मित्रों हमीर देव के दरबार में विजयादित्य नामक विद्वान कवि हमीर देव की मृत्यु के साथ ही मित्रों रणथंभौर के चौहानों की शाखा जो है वो समाप्त होती है। मित्रों आगे की वीडियो में हम जालोर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।